नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। हमारे मुल्क भारत में मीडिया की साख इतनी गिर चुकी है कि इसका नाम गोदी मीडिया रखा जा चुका है और अब इस पर कोई एतराज़ भी नहीं करता। यानी अक्सर टेलीविज़न और अखबारात सरकार की गोद में बैठ चुके हैं और अब वो सरकार की नाकामियों पर सवाल नहीं उठाते, बल्कि सरकार की तमाम नाकामियों को अच्छाई और खूबी बनाकर पेश किया जाता है। 3 मई हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी दुनिया के मीडिया की आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर यह भी खबर आई कि भारत प्रेस की आज़ादी के मामले में दुनिया के 180 मुल्कों में 151वें पायदान पर है। 2002 में भारत 80वें पायदान पर था, जबकि 2019 में 140वें और 2023 में हम 161वें पायदान पर लुढ़क चुके थे। भारत के मीडिया की मौजूदा सूरत हाल के मौजू पर 3 मई को नई दिल्ली में मौजूद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक बहुत ही अहम चर्चा हुई, जिसमें 3 बड़े जाने माने लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर किए जा चुके और आवाम की दिलों में जगह बनाने वाले पत्रकारों ने बहुत खुलकर बात की है। इसमें सत्य हिंदी यूट्यूब चैनल के एडिटर आशुतोष, जाने माने राइटर और पत्रकार उर्मिलेश और द वायर डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल के सरबराह सिद्धार्थ वरदराजन ने हिस्सा लिया। हम आपको इन तीनों पत्रकारों की पूरी तकरीरें अलग अलग पेश करेंगे ताकि आप पूरी तवज्जो से हर एक को सुन सकें। आज हम आपको सिद्धार्थ वरदराजन की तकरीर सुना रहे हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं भारत में मीडिया की हालत के बारे में जाने माने पत्रकार और द वायर के एडिटर इन चीफ सिद्धार्थ वरदराजन ने क्या कुछ कहा है। तो आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें। 2014 के बाद तो बने वो वजीर आजम, लेकिन 2014 से पहले वो क्या थे, उस जो है पास्ट को वो कभी इरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो 2002 के दंगों के बाद, कत्लेआम के बाद, उन्होंने बहुत गिने चुने इंटरव्यूज दिए मीडिया को, और एक इंटरव्यू उन दिनों पता नहीं क्यों नहीं बीबीसी ने दिखाया, लेकिन उसका छोटा सा क्लिप जो है देखने को मिला 2 साल पहले, जब बीबीसी ने गुजरात स्टोरी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया। और उस डॉक्यूमेंट्री में जो सहाफी है ब्रितानवी की, वो पूछती है उनसे कि मिस्टर मोदी, क्या आपको किसी चीज, अभी जो घटनाएं घटी हैं, जो खून बहा है गुजरात में, क्या आपको रिग्रेट्स हैं किसी भी चीज से? वुड यू हैव डन समथिंग? क्या आप कुछ अलग तरीके से करते अगर आपको दूसरा मौका मिलता? बगैर सोचे वो फट से जवाब देते हैं कि मैं मीडिया पे कंट्रोल, मीडिया को मैनेज कैसे करना है वो मैं अब समझने लगा, और वो मैंने मीडिया को मैनेज ठीक से नहीं किया, अब हम करेंगे। तो जनाब, ये उनका जो माइंडसेट है, 2002 जिसने कत्लेआम को अंजाम दिया, जिसने उस स्टेट को सुपरवाइज किया, जिसके देखरेख में तकरीबन 1,500 लोगों का कत्ल हुआ, जिनकी पुलिस ने उस कत्लेआम को होने दिया, जिसके जुडिशियल ऑफिसर्स ने केसेस रजिस्टर करने से इनकार किया, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी को वहां जाके, आप वो भी क्लिप जाके देख लीजिए यूट्यूब में, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म की क्लास सुनाते हैं। तो वो जो उनका नजरिया है, वो जो स्टेट, जो एक्सपीरियंस था उनका, और जो निचोड़ जो उन्होंने निकाला कि मीडिया को मैनेज करना है, ये आप जान लीजिए कि पिछले 10 साल से जो चल रहा है हमारे देश में,
उसका एक सियासी और सोशलॉजिकल विश्लेषण जो आशुतोष जी आपको दे चुके हैं कि ये आप अकेले सिर्फ मीडिया को अगर आप समझना चाहें तो आप शायद नहीं समझ पाओगे। ये पूरे सिस्टम का एक हिस्सा है, एक पूरे सियासत का एक हिस्सा है। लेकिन जो एक माइंडसेट है, जो मेंटालिटी है, उस माइंडसेट, उसी मेंटालिटी को जो है उसके जो परिणाम हम देख रहे हैं। और क्या है वो परिणाम? जब धारा 370 हटाया गया हिंदुस्तान के आईन से, या उसको जो है निगेट किया गया, तो हमसे क्या पार्लियामेंट में क्या कहा गया कि भाई अब 80 साल के इतिहास में अब पहली दफा हिंदुस्तान का जो संविधान है वो अब जम्मू कश्मीर पे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इसी बात को मोदी साहब ने दोहराया, इसी बात को अमित शाह ने दोहराया। लेकिन आज अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं, अगर आप एक सहाफी हैं और अगर आपने हिम्मत दिखाई कोई ऐसा स्टोरी लिखने का, कोई ऐसा फोटो खींचने का, या फेसबुक पर आपने कोई चीज पोस्ट कर दी जो नई दिल्ली की सरकार के खिलाफ, उनके पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ जाती है, तो संविधान में कुछ भी लिखा हो, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस आपको मिलता है संविधान के तहत, वो उसको दरकिनार करते हुए पुलिस जो है आपको समन करेगी। आपने स्टोरी क्यों लिखा? हम केस फाइल कर देंगे। कौन सा प्रोविजन है हिंदुस्तान के आईन में जो पुलिस को ये इजाजत देता है? लेकिन ये हकीकत है जम्मू कश्मीर का आज, और ये उस इलाके को हो रहा है जहां पे बताया जा रहा है कि संविधान को पूरी तरह से लागू हम कर रहे हैं। तो दबाव, रिप्रेशन, धमकियां, गिरफ्तारियां। फहाद शाह नाम का एक सहाफी, बहादुर सहाफी, उसने वो कश्मीर वाला नाम का वेबसाइट चलाता था, और मैं चलाता था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो वेबसाइट को बंद कर दिया गया जबरदस्ती। कश्मीर वाला में शायद 2011 या 2012 में उन्होंने एक लेख छापा किसी वकील का। उन दिनों तो ऐसे लेख आम छपते थे हिंदुस्तान की मीडिया में, जहां पे उन्होंने खुद मुख्तारी की बात की, आजादी की बात की, और कोई ऐसा आर्टिकल, सबवर्सिव आर्टिकल था नहीं, क्योंकि 10 साल के लिए किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन 3 साल पहले, क्योंकि एजेंडा था कि मैं किसी न किसी तरीके से जो बच्चे कुछ इंडिपेंडेंट माइंडेड जर्नलिस्ट हैं कश्मीर में, किस तरह से उन पर दबाव डाला जाए, तो ये 2011-12 का जो लेख था उसको जो है पिटारे से निकाल के यूएपीए का केस बना दिया गया कि आपने इसको क्यों छापा। 1.5-2 साल जो है वो यूएपीए के तहत बंद किया गया, पीएसए के तहत बंद किया गया, अंटिल फाइनली हाई कोर्ट ने उसको जमानत देके छुड़वा दिया। तो ये जो है जो फहाद शाह के साथ हुआ, कश्मीर में सज्जाद गुल के साथ भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे सहाफी हैं कश्मीर के जिनके पासपोर्ट जब्त किए गए। और पासपोर्ट क्यों जब्त किए गए? क्योंकि जब उनमें से कुछ लोगों ने पासपोर्ट का कानूनी इस्तेमाल करते हुए विदेश जाने की कोशिश की, तो एयरपोर्ट में गैर कानूनी तरीके से उनको रोका गया। बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को धमकियां दी गई कि अगर आप कोर्ट जाएंगे तो आप पे और भारी भरकम केस हम लगा देंगे, आपके परिवार वालों को फंसा देंगे। फिर भी भरोसा नहीं था कि में से कोई ना कोई तो कोर्ट जाएगा, और कोर्ट जाएगा तो जम्मू कश्मीर पुलिस की अप्रोच है इलीगल तरीके से सहाफियों को रोकना, ये एक्सपोज हो जाए तो इससे अच्छा यही कि सबके पासपोर्ट जब्त कर दो। सिद्दीक कापन जो केरल के सहाफी हैं, उन्होंने क्या किया? हाथरस में जो सामूहिक बलात्कार हुआ एक दलित लड़की का, और उसके बाद उसका कत्ल किया गया, जिस केस को न जाने कितने मीडिया वालों ने उसको लिखा, दिखाया, छापा, लेकिन इस
सहाफी को हाथरस जाने से रोका गया और यूएपीए का एक झूठा केस उन पर थोपा गया और वो जेल में सड़ते गए। आखिरकार जाके उनको ये केस पे बेल मिला। फिर फाइनली जो है पीएमएलए केस, उसमें भी कोशिश की गई इसको किसी न किसी तरीके से जेल के अंदर रखा जाए, लेकिन फाइनली वो 2-2.5 साल के बाद उनको बेल मिला। हमारे साथी प्रवीण पुरकायस्थ जो न्यूज क्लिक चलाते हैं, एक बेकार सी इररिलेवेंट न्यूज जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, उसको आधार बनाते हुए न्यूज क्लिक के पत्रकारों पे रेड किया गया। उर्मिलेश भी बैठे हुए, उर्मिलेश जी के फोन को जब्त किया गया, उनसे पूछताछ की गई। और पूछताछ, आप केस बना रहे हैं आतंकवाद का, आप गोदी मीडिया में बता रहे हैं कि ये लोग दहशतगर्द लोग हैं, दहशतगर्दी का केस लग रहा है, देशद्रोही का केस, ये राष्ट्रद्रोह का केस लग रहा है। लेकिन उर्मिलेश जी और बाकी जो सहाफी हैं जो न्यूज क्लिक से जिनका एक रिश्ता था, उनसे क्या सवाल जब पुलिस ने पूछताछ की तो कैसे सवाल पूछे गए कि आपने किसान आंदोलन को कवर क्यों किया, आप शाहीन बाग जो है कितनी दफा गए, एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के बारे में आपको इतनी रुचि क्यों है। तो कहने के लिए तो अलग अलग किस्म के कानून जो है, क्रिमिनल लॉज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमला जो है वो पत्रकारिता पे हो रहा है। एक दिलचस्प बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तर्क जो अक्सर मैं सुनता हूं, आपने भी शायद सुना होगा, लोग इमरजेंसी की तुलना करते हैं कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इमरजेंसी में तो जो है हजारों की तादाद में लोगों को पकड़ के बंद किया गया। आप समझ लीजिए कि आज और इमरजेंसी के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। जी, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी एक घोषित, एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी था, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी मैं मानता हूं। और हाँ, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे पत्रकारों को बंद किया गया, बहुत सारे सियासतदानों को अपने जो नेतागण हैं उनको बंद किया गया, ऑपोजिशन वाले लोगों को। बाकायदा अखबारों के दफ्तर में सेंसर बैठते थे जिनका काम होता था कॉपी छपने से पहले पढ़ के उसको काट देना। लेकिन जो टेक्नोलॉजी और सेंसरशिप है, अब दफ्तर में सेंसर बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। मंसूबा या इरादा वही है मोदी वाला कि भाई मैनेज, कैसे आप मैनेज करोगे। मैनेज करने के लिए खास तौर पे एक ऐसी स्थिति में जहां पे 200 से ऊपर टीवी चैनल है, 1000 से ऊपर अखबार हैं, अलग अलग एडिशंस हैं सब अखबारों के, न जाने कितने वेब पोर्टल हैं मुख्तलिफ जुबानों में। किन किन के दफ्तर में आप सेंसर बिठाएंगे? आप नहीं कर सकते। तो प्री सेंसरशिप जो है वो टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियली वायबल नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि उसके बावजूद जो है मीडिया को जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है, इंदिरा गांधी जो है वो कहेगी कि यार मोदी ने तो एकदम कमाल कर दिया। और कैसे होता है? एक तो गिरफ्तारियों का जो स्ट्रेटेजिक यूज होता है। मान लीजिए कि पत्रकार बिरादरी को डराने धमकाने के लिए जो सरकारी सोच है, उनके जहन में यही है कि भाई अगर हम सैकड़ों पत्रकारों को गिरफ्तार करेंगे, आशुतोष को भी पकड़ ले, उर्मिलेश को भी पकड़ ले, सभा को भी पकड़ ले, तो इसको जस्टिफाई करना देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा मुश्किल है। इरादा हमारा है कि भाई बहुत सारे लोग हम चुप कैसे कराएं। चुप कराने का तरीका बस बहुत आसान है कि आप 5-10 गिने चुने लोगों को गिरफ्तार करें, आप एक भय का माहौल पैदा करें। हर कश्मीरी, और मैं पिछले 3-4 दिन से बात कर रहा हूं कश्मीरी साथियों से, किसी को फलाने थाने में बुलाया जा रहा है, किसी को दूसरे थाने में बुलाया जा रहा है, किसी को पूछा जा रहा है कि भाई ये ट्वीट क्यों किया, ये स्टोरी क्यों फाइल किया। तो ये डर का माहौल कि पत्रकार ये समझ ले कि भाई ये स्टोरी फाइल करने से पहले, ये रिपोर्ट दर्ज करने से पहले मैं 1000 बार सोचूं कि मेरे साथ हश्र क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश का वो लड़का, यंग जर्नलिस्ट, शायद पीयूष जायसवाल था उनका नाम,
बेचारे वो फौत हो गए, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बीमारियां कुछ थी। लेकिन जायसवाल साहब जो है उन्होंने एक शायद मिर्जापुर से एक रिपोर्ट फाइल किया कि भाई स्कूली बच्चों को मिड डे मील के नाम पे रोटी और नमक ही दिया जा रहा है। इस स्टोरी मुझे लगता है कि ऐसे पत्रकार को इनाम मिलना चाहिए कि भाई आपने हिंदुस्तान के स्कूली बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको आप हाईलाइट किया, ताकि सरकार, हमारे जो अफसरशाह है लोग, वो इस चीज को देखे, समझे और कुछ तरकीब निकाले, कोई सोल्यूशन निकाले इसका। लेकिन उल्टा जो है उन पर केस फाइल किया गया और वो 3-4 दिन जो है पुलिस लॉकअप में रहे। शायद उसके बाद भी जो है जमानत मिलने में थोड़ा सा वक्त लगा उनको। स्क्रोल वेबसाइट की पत्रकार है सुप्रिया शर्मा, वो गई वाराणसी में उन्होंने देखा, मैं 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं, वहां भी कुछ ऐसे गरीब लोग मिले जो प्रधानमंत्री के अपने हल्के के लोग थे, उनके कंस्टिट्यूंसी के लोग थे, और उनमें अधिकांश दलित परिवार के लोग थे। और उन्होंने कहा कि भाई जो फायदे हमको बताया जा रहा है कि हमको मिला, हमको ऐसा कुछ फायदा नहीं मिला है। पता चला कि जैसे सुप्रिया शर्मा की जो स्टोरी थी वो वायरल होने लगी, एक जो है फर्जी केस सुप्रिया के खिलाफ वहां पे दर्ज किया गया कि आप SC/ST एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि एक महिला जिनका बाइट लिया गया किसी तरीके से उनको कंप्लेंट फाइल करने में क्या कि भाई ये मुझसे झूठ बोला गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और ये SC/ST एक्ट के तहत जो है पत्रकार के खिलाफ केस हुआ। तो UAP हो सकता है, PSA हो सकता है, SC/ST एक्ट हो सकता है। सवाल नकवी ने क्या एक ट्वीट को लाइक किया 4 साल पहले, एक आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा, एक बूढ़ा शख्स गाजियाबाद के किसी जो है हाईवे पे जा रहा था, कुछ गुंडों ने उनको पकड़ लिया और पिटाई की, उसकी दाढ़ी उसकी नोची गई, और उनका वीडियो में मैं खुद वो बाइट देख चुका हूं जहां पे वो कहते हैं कि भाई मेरे साथ मारपीट हुआ और मुझसे जय श्री राम, उन गुंडों ने जय श्री राम बुलवाया। वो स्टोरी वायरल हो गई, उनका वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। एक बहुत बड़ा जो है वो एक उत्तर प्रदेश के प्रशासन में पैनिक का माहौल हो गया, तो उन्होंने सोचा किस तरह से स्टोरी को खत्म किया जाए। तो जल्दी जो है 8-9 गुंडों को अरेस्ट किया गया, उनमें से 2 मुसलमानों को भी अरेस्ट कर दिया गया। मुसलमान, सिर्फ मुसलमान पे FIR नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं कि पहले तो 8 गुंडों को गिरफ्तार किया गया, 8 गुंडों में से 2 जो है या 3 बताया गया कि ये मुसलमान है। क्योंकि ये मुसलमान है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने इनसे जय श्री राम बुलवाया, इसलिए सारा स्टोरी झूठ है। इसलिए जिन ने इस ट्वीट को शेयर किया, ये खुद जो है नफरत, धर्म के आधार पर नफरत फैला रहे। बताइए, बूढ़ा शख्स जो है कम्युनल हेट्रेड का शिकार था, हेट स्पीच, हेट क्राइम का शिकार है। उन्होंने वीडियो में रिकॉर्डिंग इसका बयान दिया, और जिन लोगों ने उस चीज को हाईलाइट की, केस जो है उनके खिलाफ हुआ। और जैसे सवाल ये कह रही है कि हजारों की तादाद में लोगों ने शेयर किया, लाइक किया उस वीडियो को, लेकिन जब केस दर्ज हुआ तो 8 में से 7 जो है मुसलमान थे, 8वां जो है वो द वायर था। और द वायर के संपादक जो है मैं फाउंडिंग एडिटर हूं, तो मुझे फंसाया गया और बकायदा वहां से नोटिस आने लगी लोनी से कि जी आपको हाजिरी देनी पड़ेगी पुलिस थाने में। हम आज तक वहां पे नहीं गए और ना ही जाएंगे। तो अलग अलग किस्म के झूठे केसेस मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और मेरा मानना है कि ये जो केसेस का सिलसिला है, और केसेस की तादाद ज्यादा है, गिरफ्तारियों की तादाद कम है। आज अगर आप देखें तो देश भर में शायद 15, 20, 30 पत्रकार भी नहीं होंगे जो जेल में अभी सड़ रहे हैं, लेकिन वही नंबर काफी है एक तरह से डर का माहौल पैदा करने की। और बाकी जो फिर भी मैं मानता हूं कि देश के हर कोने में सैकड़ों ऐसे नौजवान सहाफी हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जिनको चिंता नहीं है, जिनको फिक्र नहीं है। हालांकि उनके पीछे कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा महकमा नहीं खड़ा है जो उनको महफूज रखे अगर केस जो है उनके खिलाफ फाइल हो जाए। फ्रीलांसर जो है वो अक्सर जो है केस उन पे लग जाता है, फिर वो केस को खुद उनको मैनेज करना पड़ता है। इसके बावजूद मैं खुद देख चुका हूं, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे, JNK में बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो अपने काम से पीछे नहीं हट रहे। और तो लेकिन ये जो है
टेक्नोलॉजी ऑफ सेंसरशिप, टेक्नोलॉजी ऑफ कंट्रोल में आपको समझाना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपको सेंसर बिठाना है। अगर एक संपादक उसके जहन में ये आ जाए कि भाई एक स्टोरी अगर हम छाप दें तो केस हम पे हो जाएगा, हमारे खिलाफ जो है केस हो जाएगा, तो वो 100 दफा सोचेगा। और मोदी साहब के लिए बस इतना ही काफी है, इसी से जो है मीडिया मैनेज हो जाता है, खासतौर पे वो हिस्सा जो आज तक अपनी आजादी को बरकरार रख रहा है। अधिकांश जो मीडिया है, जिसके बारे में आशुतोष जी ऑलरेडी बयान कर चुके हैं, सरकारी जो है तारीफ और प्रशंसा में वो लगे रहते हैं। सवाल अगर पूछते हैं तो सवाल जो है सिर्फ आप और हम जैसे लोगों से पूछा जाता है, विपक्षी नेताओं से पूछा जाता है। और हाँ, हर शाम को कहीं ना कहीं वो ऐसे सो कॉल्ड मुस्लिम नुमाइंदों को पकड़ के उनको जो है डिबेट में शामिल करेंगे, जहां पे एजेंडा जो है सिर्फ और सिर्फ यही है कि किस तरह से धर्म के बेसिस पे नफरत फैलाएं, किस तरह से हम मुसलमानों को जो है उनके खिलाफ नफरत और फैलाए भड़काए, यही उनका एजेंडा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मोदी मीडिया, और कुछ नहीं कर रहा है। और जो लोग बचे हुए हैं, जो अपने आप को इस सेल्फ सेंसरशिप से, अरेस्ट से अपने आप को बचा के जो अपना काम कर रहे हैं, ये एक छोटा हिस्सा नहीं है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आप 4 नुमाइंदे देख रहे हैं जो अपना काम, अपना फर्ज निभा रहे हैं। और हम जैसे कम से कम, जैसे मैं एक फाउंडेशन, डिजिपब फाउंडेशन का मेंबर हूं, तो वायर जो है उर्मिलेश जी भी शायद, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर मेंबर्स ऑफ डिजिपब। हमने बकायदा एक इंडस्ट्री वाइड बॉडी बना दी है जिसमें 100 से ज्यादा मेंबर, मुख्तलिफ जुबानों में जो मीडिया छपता है, मुख्तलिफ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, और देश के हर कोने में ये काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। कुछ जो है प्लेटफॉर्म्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ किसी का फोकस एग्रीकल्चर पे है तो किसी का फोकस पॉलिटिक्स पे है, लेकिन ये काम चल रहा है। और अगर हम स्टेट ऑफ मीडिया इंडिया की बात करें तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हिस्सा जो, ये सेक्शन जो है, छोटा बेशक हो कंपेयर टू बिग मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है इनके पास, लेकिन आम जनता का जो भरोसा है वो ज्यादा इन आवाजों पे जो है आपको नजर आएगा। आप आखिरी पॉइंट में आपके साथ कह के छोड़ देता हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम 80-90 इंटरव्यू दिए। आप YouTube में जाके उन इंटरव्यूज की व्यू काउंट जाके देख लीजिए उन चैनल्स पे, और आप कंपेयर करें वो व्यू काउंट विद द वीडियो परफॉर्मेंस ऑफ आशुतोष और उर्मिलेश जी और सबा और आरफा खानम और रवीश या और मीडिया प्लेटफॉर्म वाले। आप देख सकते हैं कि जनता जो है क्या देखना पसंद करती है और क्यों देखना पसंद करती है। थैंक यू वेरी मच। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।